जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी जीके और कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं और आज इसका डे नंबर 5 है और इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग 35 क्वेश्चन टोटल कवर करेंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन यूपी जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यूपी ट्रिपल एससी के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। जो नए नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो सभी टॉपिक इसमें करवाए जा रहे हैं। तो जो 15 दिसंबर और 5 जनवरी को पेपर लगा हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कि एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम और कैश मेमोरी। तो आपको जो ऑप्शन सुटेबल लगे आप उस पर टिक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व करिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है। इसको याद रखिएगा कि एक्यूमुलेटर क्या है? सीपीयू का एक समाकलित घटक है। अगला क्वेश्चन है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? यानी मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसी वीडियो में इतनी बार रिवाइज करवा देंगे कि ताकि इसी वीडियो में ही याद हो जाए और आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बैठेंगे डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इज टर्म्स ऑफ फ्यू स्टेप्स एंड देन एक्सप्लोरिंग ईच ऑफ द स्टेप्स फर्दर इज नोन एज। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होगा। ठीक है, चरणवार शोधन होगा, यानी स्टेप वाइज रिफाइनमेंट होगा, चरणवार शोधन। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्त है, फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे स्टेप वाइज रिफाइनमेंट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, मानव इंटेलिजेंस कहते हैं, वर्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, सामान्य इंटेलिजेंस। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? मदरबोर्ड की जो बैटरी है विफल हो गई, यह कौन इसको इंगित करेगा, डिनोट करेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से क्लिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटने पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करता है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो ऐसे में क्या होता है? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आभासी वास्तविकता। आभासी वास्तविकता वह नई तकनीक है जो कृत्रिम दुनिया की सृजन की क्षमता प्रदान करती है और जिसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। तो उस तकनीक के बारे में पूछ रहा है जो सृजन की क्षमता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आभासी वास्तविकता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है वायरस का पूर्ण रूप क्या होगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरस का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होगा। यानी कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यह डिवाइस में सेव डेटा की चोरी और उसे हानि पहुंचाना या पूरे सिस्टम को खराब कर देना इसका मेन उद्देश्य होता है।
तो इसको याद रखिएगा। और वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। एटीएम का संक्षिप्त रूप पूछ रहा है, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है? 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ये है, इसकी वजह से ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए जो एटीएम है यह एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। जॉन एड्रियन शेफर्ड को इसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है और सबसे पहले इसका प्रयोग 1967 में लंदन में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में लंदन में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था एटीएम का। और इसके आविष्कारक की बात करें तो एड्रियन जॉन शेफर्ड हैं। नेक्स्ट है, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित कर किए? ठीक है, तो यह सेव एज कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। अगला, वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं? तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F5 या कंट्रोल F को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, F5। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए इनमें से कौन सा उपकरण नहीं है? तो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल मर्ज नहीं है। लेकिन व्हाट इफ एनालिसिस, लक्ष्य की तलाश यानी गोल सीकिंग एंड सॉर्टिंग, ये सभी होते हैं, लेकिन मेल मर्ज नहीं है। देखिए, मेल मर्ज क्या है? MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र हो और अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। ये मेल मर्ज की सुविधा है, एक ही पत्र को जो है विभिन्न व्यक्तियों के बीच भेज सकते हैं। अगला कहा है कि यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र सेलिंग B110 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसके बाद आप बोलिएगा तो अलग से वीडियो इसका बना देंगे। ठीक है, इस पर जो इसका प्रैक्टिस करवा देंगे कम से कम 20-25 क्वेश्चन का या 10-15 क्वेश्चन का। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है, डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, उसे क्या कहते हैं? 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं स्पैम। स्पैम का अर्थ अवांछित वाणिज्यिक यानी अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल को कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से भिन्न है, विंडोज, यूनिक्स, मैकेफी और डॉस। तो 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैकेफी। देखिए, विंडोज, यूनिक्स और डॉस ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन मैकेफी जो है एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एंटीवायरस के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस है। नेक्स्ट है सीमोस। सीमोस का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमोस यानी कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सीमोस का पूरा रूप कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है, इसको आप याद रखिएगा। और सीमोस एक तरह की मेमोरी चिप होती है। सीमोस क्या है? सीमोस एक प्रकार की मेमोरी चिप होती है। मान के लिए मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है। सीमोस कहाँ लगी होती है? ये मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है, या अपने आप नहीं चलती है, बैटरी की मदद से चलती है। और इस बैटरी को सीमोस सेल भी कहा जाता है। और सीमोस को रियल टाइम क्लॉक नाम से भी जाना जाता है। सीमोस को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, रियल टाइम क्लॉक के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सीमोस चिप में हमारे कंप्यूटर की जो डेट एंड टाइम की सेटिंग्स होती है इसी में सेव होती, इसी की वजह से वह नहीं हटती है। जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और उसके बाद ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तब भी देखते हैं कि दिनांक में कोई बदलाव या डेट में कोई बदलाव नहीं आता है।
तो क्योंकि सीमोस चिप में एक बैटरी लगी होती है, उसी बैटरी की मदद से वह चलता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट रूप से वह रहता है। तो याद रखिएगा सीमोस का पूर्ण रूप हो जाता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश जानकारी से हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। हम लोग का कंप्यूटर कवर हो गया। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रामपुर में। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है और इसकी स्थापना याद रखिएगा 2004 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय की स्थापना 2004 में हुई थी, रामपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर के बारे में पूछ रहा है, तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57.20%। यानी उत्तर प्रदेश की अगर कुल साक्षरता दर की बात करें, यूपी में कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7% है। और इसमें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 77.3% और महिला की साक्षरता दर 57.2%। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7% और इसमें पुरुष कितना साक्षर है? 77.3% और महिला कितनी साक्षर है? 57.2%। तो ये डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल साक्षरता 67.7%, जिसमें पुरुष की साक्षरता 77.3% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.2%। अगला क्वेश्चन है, किशोरी बालिका योजना वर्ष डैश कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 300। तो यह योजना जो शुरू की गई थी, किशोरी बालिका योजना, 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के लिए शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जून 2020 को शुरू किया गया था। एक्चुअली आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को आरंभ किया गया और यह कोविड-19 की महामारी के बाद रोजगार को सृजन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और यह उस समय जो है 31 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर नगर दिए गए हैं और स्थानीय निकाय दिए गए हैं। तो 85 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो लखनऊ छावनी परिषद में आता है, लखनऊ छावनी परिषद में आता है, बिल्कुल सही है। कानपुर किस में आता है? कानपुर नगर निगम में आता है, बिल्कुल सही है। गाजियाबाद, यह नगर पालिका दिया है तो गाजियाबाद नगर पालिका में नगर निगम में आता है। और काकोरी जो है नगर पंचायत में आता है, काकोरी नगर पंचायत में आता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला के जाएंगे, यानी या तो मेरिट से बाहर करते हैं या मेरिट के अंदर करते हैं। तो याद रखिएगा कि लखनऊ छावनी परिषद में आता है, लखनऊ किस में आता है? छावनी परिषद में आता है। कानपुर नगर निगम में आता है, गाजियाबाद नगर निगम में आता है, काकोरी नगर पंचायत में आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आने वाले टाइम में जो भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू तैयारी करवाई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे जिस भी एग्जाम की हो, आपको कंप्यूटर और यूपी जीके आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय, एक तो लखनऊ में है, दूसरा आगरा में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? युवा गृह प्रथा प्रचलित है, ये याद रखिएगा, युवा गृह प्रथा प्रचलित है। तो उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की जो भोटिया जनजाति है, इसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगबंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रंगबंग भी कहा जाता है। भोटिया समुदाय में, भोटिया जनजातियों द्वारा युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगभंग कहा जाता है। 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो,
चलिए 88 पे चलते हैं। 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर। जिगर गोरखपुर। तो जिगर मुरादाबादी, जिगर का संबंध मुरादाबाद से है, ठीक है, और ना कि गोरखपुर से है। और अमीर खुसरो का संबंध एटा से, मिर्जा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद, ठीक है। आगे चलते हैं। रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पेन डाउन करें और अच्छे से दिमाग में बैठा लें। रामनगर में, रामनगर आखिर पड़ता कहाँ है? बनारस में है। तो यह रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिनों तक होता है? तो 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 दिनों तक होता है। ऐसे मान के चलिए कि महीना जो होता है 31 दिन का है, बस 31 दिन तक, ठीक है, 31 दिन तक चलता है रामनगर का। तो क्वेश्चन क्या था? रामनगर यानी बनारस में रामनगर में जो रामलीला होता है, इसका मंचन कुल कितने दिनों तक होता है? 31 डेज तक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसके नाम हम बता दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे काशी, ठीक है, काशी, काशी की राजधानी कहाँ है? वाराणसी है। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। और कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर है। और चेद की बात करें, चेद की राजधानी शक्तिमती है। और वहीं पर कुरु की बात करें, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं 92 नंबर पर, यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जोड़ती है। यमुना एक्सप्रेसवे कुल 165 किलोमीटर लंबी द्रुतगामी सड़क मार्ग है, जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक की जोड़ती है। यह 6 लेन का सड़क मार्ग है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? 93 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लाइमस्टोन और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला खनिज है। अगला प्रश्न है, स्थान दिया है और उद्योग दिया है। अच्छा, ऐसे भी आप मिला सकते हैं। ताला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का ताला। और खेल का सामान मेरठ। और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए तो सीमेंट चुर्क हो जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 95 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ स्थित है? यह स्थित है, 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ खाना जो है मोदी नगर गाजियाबाद में भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शहर दिया है, विशेषीकृत दिया है, यहाँ पर कौन सी विशेषता है शहर की? और यहाँ पर कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है 96 में? तो वाराणसी, वाराणसी की जो विशेषता क्या है? संस्कृति एवं धर्म है। वाराणसी की विशेषता क्या है? संस्कृति एवं धर्म है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पर झांसी की बात करें, झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। क्या है? झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में हुई थी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर पर्यटन विकास निगम दिया हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम। अगर कहता कि पर्यटन के विकास से संबंधी पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई, तब 1972 होता। लेकिन पर्यटन विकास निगम दिया है, तो इसके वजह से 1974 हो जाएगा। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना अगर पूछे तो 1972, पर्यटन विकास निगम की स्थापना पूछे तो 1974 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? सबसे अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई कौन सी नहर करती है? तो 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारदा नहर। शारदा नहर जो है सबसे अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे प्रमुख योगदान है, उत्पादक है? 99 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। उत्तर प्रदेश में फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिकतम है किसका है?
तो 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान और गेहूं का। तो इसी के साथ हम लोग का पूरा एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूपी जीके और कंप्यूटर। और एक जरूरी सूचना है फ्रेंड्स, यहाँ पर संपूर्ण करंट अफेयर के रेफरेंस में अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट, रेलवे एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट तैयार किया गया है। यहाँ पर 1000 प्रश्नों का कलेक्शन है करंट अफेयर का। सबसे पहले आपको जनवरी फरवरी इस प्रकार मंथली वाइज मिलेगा जो ओरिएंटेड प्रश्न है। उसके बाद 400 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से दिया गया जो कि मिक्स टॉपिक है। तो इसको आप अच्छे से रट लेते हैं तो आप करंट अफेयर में आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 49 रुपये पेमेंट करने, 49 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। कंप्यूटर की ई बुक कैसे मिलेगी आपको? कंप्यूटर देखिए यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया है। और इस बुक को लेने का प्रोसेस जो इसी नंबर पर आपको 100 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड करेंगे तो थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर में डर लगता है कि कंप्यूटर में आपका स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा है तो आप इस ई बुक को लेकर अच्छे से पढ़ जाइए, आपका स्कोर 100% बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपी जीके। उसी प्रकार यूपी जीके भी है। यूपी जीके आप देख सकते हैं, इस प्रकार सिलेबस है और इसको लेके आप अच्छे से रट जाइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है। तो इसकी प्राइस क्या 125 रुपये है। 100% ओरिएंटेड कंटेंट है और बिल्कुल हैंड रिटन हमने लिखा है इसको, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से जो एग्जाम के रिलेवेंट हो, यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न है इसको देखते हुए बनाए हैं। ठीक है, तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। तो आपको इसका यूपी जीके का भी ई बुक मिलेगा, साथ ही साथ यूपी करंट अफेयर का भी 6 मंथ का करंट अफेयर भी मिलेगा। ठीक है, तो ज़बरदस्त कंटेंट है। तो अगर आपने नहीं लिया तो आज ही लेकर इसको तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जब सेंड करेंगे थोड़ी देर बाद वेट कर लीजिए, आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।